प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो है आपके देखो UGC नेट 2021, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो 2021 का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो आपका देखो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स यानी कि वाणिज्य और अर्थशास्त्र के लिए जो आपकी यूनिट नंबर 7 है, यानी इकाई नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है, उसका नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। तो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, तो ये जो कॉमर्स की यानी UGC नेट 2021 जो पेपर सेकंड आपका होता है, यानी ये जो क्या होता है पेपर आपका सेकंड यानी जो सब्जेक्ट का होता है, जिसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की जो आपकी यूनिट है यानी वो क्या है एक जैसी है लगभग, यानी कि जो इकोनॉमिक्स वाले उनका जो मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में, और जो यूनिट नंबर 7 कॉमर्स वालों की उसका है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। तो इसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिटेल से बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी जो बैंकिंग एवं जो वित्तीय संस्थाएं यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो इसमें क्या आता है आपके देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परिचय की। तो परिचय जो हमारा है वो देखो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो परिचय के अंदर देखो इसके अंदर हम 3 से 4 बातें यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो परिचय के अंदर सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि बैंक जो है वो वित्तीय बाजार का मुद्रा बाजार है। यहाँ पे क्या, बैंक वित्तीय बाजार का मुद्रा बाजार है। यानी जो बैंक होते हैं वो क्या है, वित्तीय बाजार का क्या है यहाँ पे मुद्रा बाजार है। बैंक वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार का मतलब क्या होता है, यानी फाइनेंशियल मार्केट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार का अर्थ होता है कि जहां पर वित्त का यानी धन का जो आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार। तो ये क्या कहता है, बैंक जो है वो वित्तीय बाजार का मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, मनी मार्केट, मनी मार्केट का मतलब जहाँ पे धन का लेन देन होता है, मनी का यानी पैसे का क्या होता है यहाँ पे लेन देन होता है। तो बैंक जो वित्तीय बाजार का मुद्रा बाजार है, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, मुद्रा बाजार यानी अल्पकालीन बाजार। तो इसे आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार। यानी इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, अवधि यानी 1 वर्ष से कम, यानी जो इसकी अवधि होती है वो क्या होती है, 1 वर्ष से कम। जो मुद्रा बाजार होता है इसे हम अल्पकालीन बाजार भी बोलते हैं। इसकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से क्या होती है, कम मानी जाती है, यानी 1 वर्ष से क्या होती है, इसकी कम अवधि होती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा दे रखा है कि बैंकों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। यानी जो बैंक है हमारे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बैंकों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो यानी कि जो बैंक होते हैं, तो बैंकों का उल्लेख कहाँ किया गया, तो बैंकों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो यानी कि इसके अंतर्गत क्या कहता है, जो बैंकों का उल्लेख है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो यानी कि बैंकों का उल्लेख संविधान, हमारा जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद देखो तीसरा जो इसके अंदर जो अगला पॉइंट आता है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा आता है यहाँ पे बैंक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो बैंक क्या होता है यहाँ पे, बैंक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अर्थात सेवा क्षेत्र में आता है। यानी जो बैंक है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आते हैं। तो जो बैंक होते हैं वो क्या है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो बैंक जो होते हैं वो क्या है, तृतीय
क्षेत्र यानी कि हमारा जो होता है वो अर्थव्यवस्था के कितने तृतीय क्षेत्र, उसमें क्या आता है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अब देखो बात क्या आती है कि जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। तो मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं वो आपके यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के यहाँ पे कितने क्षेत्र होते हैं, 3। तो 3 क्षेत्र होते हैं, देखो कौन कौन से। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद बात आती है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र, क्षेत्र। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। यानी जो अर्थव्यवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद बात आती है द्वितीय क्षेत्र, और उसके बाद बात आती है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। तो अब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि इसमें कृषि से संबंधित उत्पाद क्या होते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि से संबंधित यहाँ पे जो उत्पाद होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये क्या होते हैं, आपके कृषि से संबंधित जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो यानी इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो द्वितीय क्षेत्र को हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जिसके अंदर क्या होते हैं, उद्योग वगैरह होते हैं, यानी उद्योग या कारखाने होते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ गया, उद्योग या कारखाने। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र इसे बोला जाता है, यानी इसके अंदर उद्योग या कारखानों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद बात आती है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र। यानी जो तृतीय क्षेत्र होता है इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में जाना, द्वितीय को औद्योगिक या उद्योग या कारखानों के क्षेत्र के रूप में, तृतीय क्षेत्र को हम किसके रूप में, सेवा क्षेत्र के रूप में। यानी सेवाओं में क्या आ जाता है, आपका बीमा आ गया, बैंकिंग आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपका परिवहन आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे, संचार। तो यानी कि जो तृतीय क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपके क्या क्या आ जाता है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखो आपके इसमें बीमा आ गया, बैंकिंग की सेवाएं आ गई, परिवहन आ गया, और क्या आ गया, संचार आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या था, तीसरा। तो तीसरा पॉइंट था हमारा बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र यानी कि आगे क्या लिखा है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंदर देखो आपको मैंने लिखवाया ना यहाँ पे बैंकिंग। तो बैंक जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर आ गया होगा समझ में कि बैंक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, तो पहला पॉइंट था हमारा जो बैंक है वो वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार क्या बताया था मैंने, जहाँ पर वित्त का आदान प्रदान यानी वित्त का, पैसे का लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार का मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पकालीन बाजार भी बोलते हैं। अल्पकालीन बाजार का मतलब जिसकी अवधि 1 वर्ष है उससे कम की होती है। इसके बाद बात आती है, देखो जो बैंकों का उल्लेख है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। जो बैंक है उनका उल्लेख कहाँ किया गया, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद जो बैंक होते हैं वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि से संबंधित क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद बात आती है द्वितीय क्षेत्र, यानी द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र यानी जिसमें उद्योग या कारखाने आते हैं। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र की, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है बीमा, बैंकिंग, परिवहन और संचार। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको 3 पॉइंट है वो समझ में आगे होंगे। अब हम बात करते हैं देखो इसके आगे एक एक पॉइंट की। तो अब हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। आगे जो पॉइंट है हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो ये कि बैंक जो है वो वित्तीय बाजार का मुद्रा है। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय बाजार क्या होते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वित्तीय बाजार के बारे में। तो आगे की इस क्लास के अंदर अब हम बात करते हैं वित्तीय बाजार के बारे में, यानी वित्तीय बाजार क्या होते हैं।
तो देखो हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। तो हमारी जो हेडिंग लगेगी वो क्या लगेगी, वित्तीय बाजार, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स। वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट्स। तो वित्तीय बाजार वे बाजार होते हैं जहां पर वित्त का यानी कि धन का आदान प्रदान होता है, यानी पैसे का आदान प्रदान, पैसे का लेन देन, धन का लेन देन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार के आगे कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, यानी वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो वित्तीय बाजार के अंतर्गत देखो सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है आपका यहाँ पे मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार जिसे हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, मनी मार्केट। यानी जो वित्तीय बाजार होता है इसका पहला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट। तो पहला होता है आपका, यानी कि जो इसका पहला भाग होता है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, इसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। तो 2 भाग होते हैं इसके, सबसे पहले मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपका पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। अब बात आती है कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो यानी मुद्रा बाजार जो होता है उसे मनी मार्केट बोलते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, अल्पकालीन। तो यानी अवधि इसकी क्या होती है, अल्पकालीन, अल्पकालीन, इसको हम अल्पकालीन बाजार भी बोलते हैं, अल्पकालीन होती है। यानी इसकी अवधि जो अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष से कम, यानी मुद्रा बाजार होते हैं उसकी अवधि जो होती है वो क्या होती है, अल्पकालीन अवधि होती है, और ये 1 वर्ष से क्या होते हैं, कम अवधि के लिए बाजार होते हैं। यानी मुद्रा बाजार के अंतर्गत 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए क्या किया जाता है, लेन देन का कार्य किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो मुद्रा बाजार होता है इसे हम क्या है कि इसको 2 भागों में फिर से हम बांट सकते हैं। तो मुद्रा बाजार के आगे फिर से कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो आगे इसके फिर से हम क्या बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी मुद्रा बाजार को हम फिर से कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। तो सबसे पहला जो भाग यहाँ पे आता है, देखो पहला आपका यहाँ पे आएगा संगठित मुद्रा बाजार। तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा आपका संगठित मुद्रा बाजार, और उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका असंगठित मुद्रा बाजार। तो पहला इसमें देखो मुद्रा बाजार के आगे फिर से 2 भाग हैं, संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा क्या है, असंगठित मुद्रा बाजार। तो यानी कि हमने 2 भागों में बांट लिया, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संगठित मुद्रा बाजार में सबसे पहले आएगा यहाँ पे सभी प्रकार के बैंक, सभी प्रकार के बैंक, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑल बैंक। तो ऑल बैंक यानी सभी प्रकार के क्या होते हैं, बैंक जो होते हैं वो संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो संगठित मुद्रा बाजार में सभी प्रकार के क्या आएंगे, यहाँ पे बैंक आएंगे। इसके बाद जो आएगा वो आएगा यहाँ पे देखो सभी प्रकार के यानी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सभी क्या आएंगी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। यानी कि इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यानी इसके अंदर क्या शामिल किया जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी NBFC, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या कंपनी इनको बोल सकते हैं हम।
तो कंपनी, तो इसके अंदर क्या शामिल किया था, एक तो सभी प्रकार के बैंक यानी ऑल बैंक्स, उसके बाद सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, यानी कि जो संगठित मुद्रा बाजार है इसके अंतर्गत एक तो सभी प्रकार के बैंकों को शामिल किया जाता है और उसके बाद सभी प्रकार के गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि इनको भी क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है असंगठित मुद्रा बाजार की। तो असंगठित मुद्रा बाजार में यहाँ पे शामिल किया जाता है, देखो एक तो यहाँ पे शामिल किया जाता है इसमें साहूकार, साहूकार। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा जो शामिल किया जाता है उसे हम बोलते हैं महाजन। साहूकार यानी कि जो गांव वगैरह में पैसे का लेन देन करते हैं, महाजन। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो सेठ, सेठ। तो यानी कि देखो संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहाँ पे क्या होता है, जिनका कोई संगठन होता है। तो संगठित मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, इनका कोई संगठन होता है। लेकिन असंगठित मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी संगठन नहीं होता। तो संगठित मुद्रा बाजार में सभी प्रकार के क्या आएंगे, बैंक्स आएंगे यानी ऑल बैंक्स, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी कंपनियां यानी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्लियर। उसके बाद असंगठित मुद्रा बाजार यानी इनका कोई संगठन नहीं होता। तो आपको पता है यहाँ पे साहूकार जो होते हैं गांव के अंदर, महाजन होते हैं, सेठ होते हैं, इनके पास क्या होता है, धन होता है, लेकिन इनका कोई भी क्या नहीं होता, संगठन नहीं होता। यानी ये अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करते हैं, ये ब्याज लगाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि जो मुद्रा बाजार होता है यानी मनी मार्केट जो होता है वो क्या होता है, उसकी अवधि अल्पकालीन यानी 1 वर्ष के कम होती है, यानी 1 वर्ष तक या उससे क्या होती है, कम होती है। और मुद्रा बाजार को आगे फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो इसके बाद देखो बात आती है यहाँ पे दूसरा जो हमारा क्या है, उसका नाम है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। तो पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट। तो पूंजी बाजार देखो वह बाजार जहाँ पर प्रतिभूतियों का यानी पूंजी का क्या होता है यहाँ पे लेन देन, प्रतिभूतियों का क्या होता है लेन देन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। तो प्रतिभूतियों की बात यहाँ पे आती है। तो एक बैंक जैसे कोई मान लो कंपनी है, तो कंपनी के क्या होते हैं, अंश हो गए, ऋण पत्र हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी क्या होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट, जहाँ पर क्या होता है, प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिभूति बाजार के रूप में भी कह सकते हैं। यानी इसे हम देखो सबसे पहले इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, इसकी तो देखो जो मुद्रा बाजार की अवधि थी वो अल्पकालीन यानी 1 वर्ष से कम थी, लेकिन इसकी अवधि जो होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पे देखो अवधि होगी 3 से 5 वर्ष तक। यानी जो पूंजी बाजार होता है इसकी जो अवधि होती है वो 3 से लेकर कितनी होती है, 5 वर्ष तक होती है। तो यानी पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट की जो अवधि होती है वो 3 से कहाँ तक होती है, 5 वर्ष तक होती है। इसके बाद देखो बात आती है कि पूंजी बाजार के अंतर्गत हम क्या इसके अंदर क्या शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो बाजार आता है उसका नाम होता है यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि यहाँ पे प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट्स। तो यानी कि जो पूंजी बाजार होता है इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, प्रतिभूति बाजार को शामिल किया जाता है, यानी सिक्योरिटी मार्केट्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं इसके भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं अलग से। तो जो प्रतिभूति बाजार होता है इसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो प्रतिभूति बाजार में सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो आएगा उसे बोलेंगे हम द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, उसके बाद बात आएगी यहाँ पे दूसरा कौन सा, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। यानी कि प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट्स, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट्स, यानी द्वितीय को बोलते हैं हम सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट्स। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट्स और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट्स, यानी कि प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार होता है वो क्या होता है। तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार देखो ऐसा बाजार जहाँ पर क्या होता है, देखो कंपनी और निवेशक, निवेशक का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी कि जो कंपनी के अंदर क्या होता है, धन लगाता है यानी पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है यानी जो विनियोग करता है अपना पैसा। तो कंपनी के अंदर कैसे करेगा, या तो वो कंपनी के अंश खरीद लेगा, या वो ऋण पत्र खरीद लेगा, या क्या खरीद लेगा, बॉन्ड्स खरीद लेगा। यानी कि जो
कंपनी और निवेशक के बीच में कोई भी क्या नहीं होता, दलाल नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी दलाल यानी ब्रोकर नहीं होता, दलाल नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर क्या होता है, जब कंपनी और निवेशक यानी इन्वेस्टर जो कंपनी में क्या होता है अपना पैसा लगाता है, तो कंपनी और निवेशक के बीच में जब कोई भी दलाल नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम यहाँ पर प्राथमिक प्रतिभूति बाजार कहते हैं। तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार का दूसरा नाम भी हम इस पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नव निर्गमन का बाजार। यहाँ पे इसका और क्या नाम आ सकता है, नव निर्गमन का बाजार। यानी कि प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को हम क्या है, नव निर्गमन का बाजार भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, नव निर्गमन का बाजार भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बात आती है, देखो इसके अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर है कि इसके अंदर क्या होता है, कंपनी और निवेशक के बीच में कोई भी दलाल नहीं होता। कहने का मतलब कंपनी और निवेशक यानी जो निवेशक है वो कंपनी में क्या डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सीधा क्या कर सकता है, यहाँ पे ये अपने पैसे को लगा सकता है। कौन, निवेशक, इसके अंदर, कंपनी के अंदर। और उसके बाद जो बात आती है आगे देखो कि द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। तो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का मतलब होता है कि जहाँ पर कंपनी और निवेशक, कंपनी और निवेशक यानी इन्वेस्टर, तो कंपनी और निवेशक यानी इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर देखो यानी कि यहाँ भी निवेशक यानी इन्वेस्टर। तो कंपनी और निवेशक के बीच में क्या होता है, जब कोई दलाल कार्य करता है, यानी कि जब कंपनी और निवेशक के बीच में जब कोई दलाल कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर द्वितीयक प्रतिभूति बाजार के रूप में जाना जाता है इसे। तो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का मतलब क्या हो गया कि जब एक कंपनी और निवेशक यानी इन्वेस्टर के बीच में जब कोई भी क्या है, दलाल कार्य करता है, यानी कि जब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से यानी ब्रोकर्स के माध्यम से जब यहाँ पे क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। यानी इसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है, निवेशक, वो डायरेक्ट कंपनी के क्या है, अंश वगैरह यानी सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकता, अंश ऋण पत्र वगैरह नहीं खरीद सकता। इससे क्या होता है, कोई भी दलाल के माध्यम से क्या होता है, कंपनी के यहाँ पे शेयर या डिबेंचर्स यानी अंश ऋण पत्र वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब जैसे कोई दलाल, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, BSE NSE के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये इसमें कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, यानी कंपनी के अंश या शेयर्स यहाँ पे, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ऋण पत्र वगैरह क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत वो खरीद सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। तो द्वितीय प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत तो देखो और क्या होता है, तो द्वितीय प्रतिभूति बाजार में पहले क्रय विक्रय की जा चुकी प्रतिभूतियों का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो पहले से क्रय विक्रय की जा चुकी प्रतिभूति यानी पहले से क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों, पहले से क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यानी जो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार है, इसमें क्या होता है, पहले से क्रय की गई प्रतिभूतियों का यहाँ पे क्रय विक्रय होता है। लेकिन जो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार था, इसका नाम था नव निर्गमन का बाजार, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है, पहले से क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों का लेन देन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ से ही क्या होता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन जो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार होता है, इसमें क्या होता है, पहले से क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों का लेन देन यहाँ पे किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक जो आपको मैंने समझाया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मुद्रा बाजार होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार में सभी प्रकार के बैंक हो गया, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं आ गई, यानी जिसको NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी कहते हैं। उसके बाद असंगठित मुद्रा बाजार में आपका साहूकार, महाजन और सेठ आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो पूंजी बाजार होता है यानी कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत क्या आता है, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, तो सिक्योरिटी मार्केट के आगे फिर से कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक प्रतिभूति बाजार।
प्राथमिक प्रतिभूति बाजार वह बाजार होता है जब कंपनी और निवेशक के बीच में कोई भी दलाल नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार कहते हैं। इसके अंदर देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर इंधन, इसे हम नव निर्गमन का बाजार भी कहते हैं। इसके बाद जो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार होता है, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार में क्या करता है कि जब कंपनी और निवेशक के बीच में कोई दलाल कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार कहते हैं। तो द्वितीय प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत देखो क्या होता है, पहले से क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, यानी फिर से क्या होता है इसके अंतर्गत क्रय विक्रय लेन देन होता है, और वो भी किसके द्वारा होता है, दलाल के माध्यम से, ब्रोकर्स के माध्यम से, यानी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, लेन देन किया जाता है। तो यहाँ तक आपको देखो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो जो बात आती है वो आती है यहाँ पे नियामक संस्थाएं, यानी कि इसके ऊपर जो कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। तो जो वित्तीय बाजार होता है इसके अंदर देखो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होता है, इनके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो नियंत्रण करने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण करती है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो किया जाता है RBI के द्वारा, RBI, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यानी कि मुद्रा बाजार पर कंट्रोल कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी जो RBI थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो मुद्रा बाजार पर जो रेगुलेटरी यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है वो कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि मुद्रा बाजार पर जो कंट्रोल करने का कार्य करता है वो कौन करता है, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद जो बात आती है देखो जो पूंजी बाजार है, तो पूंजी बाजार पर जो कंट्रोल करता है तो वो कौन करता है, सेबी, यानी कि इसके अंदर जो पूंजी बाजार है इस पर कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यानी जो सेबी होता है इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इसके द्वारा क्या होता है, पूंजी बाजार पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तो पूंजी बाजार पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तो जो सेबी है उसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी स्थापना। तो सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में। तो यानी कि जो प्रतिभूति बाजार यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार, यानी पूंजी बाजार के अंतर्गत जो कंट्रोल करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। तो यानी सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। तो ये था देखो आज का हमारा टॉपिक। तो ये जो टॉपिक था वो था हमारा किसके बारे में, तो हमारी UGC नेट 2021 का जो परीक्षा यानी एग्ज़ाम है, तो उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, तो कॉमर्स वालों की यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, और इकोनॉमिक्स वालों की भी कौन सी यूनिट है, ये 7वीं यूनिट है जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। तो मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में यानी कि आपके इकोनॉमिक्स के बारे में, तो यूनिट नंबर 7 जो है वो आपके ये जो टॉपिक है वो आपके काम में आने वाला है। यानी UGC नेट 2021 का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम होगा, तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, JRF का। तो JRF अचीव करने के लिए आपको इस तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे क्या है, बारीकी से समझना पड़ेगा। जब आप हर टॉपिक को जब आप बारीकी से समझ लोगे, तो देखो इस तरीके से जब आप इसको बारीकी से समझ लोगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी आपका JRF क्या है यहाँ पे आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वो भी सबसे पहले। तो अब क्या है कि मेरे द्वारा देखो आपको इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि मैं कॉमर्स का यहाँ पे शिक्षक हूँ, तो इसलिए आपको कॉमर्स से संबंधित हर प्रकार के जो एग्ज़ाम होंगे उसकी आपको नियमित क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको क्या है कि भविष्य में किसी प्रकार की क्या है परेशानी का सामना ना करना पड़े, यानी जब भी वीडियो आएगी तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।